डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या मीनिंग है। उसके बाद फिर मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो लेक्चर देखो और फिर इसके बाद हम यहाँ पे आज का लेक्चर देखेंगे। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ इसकी जो लिमिटेशंस हैं। ठीक है, सिंपल से कहो तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चल देखो, सबसे पहले देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका हमारे लिए क्या महत्व है। यहाँ पे देखो है, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द इंटायर इकोनॉमी। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल से मतलब समझो। कहता है कि हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द इंटायर इकोनॉमी। कीवर्ड क्या है, इंटायर इकोनॉमी। देखो, मैंने बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम एक एक परिवार का अध्ययन करते हैं, एक एक इंडस्ट्रीज की, एक एक फर्म के बारे में अध्ययन करते हैं, एक एक वस्तु की कीमत के बारे में अध्ययन करते हैं। ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया। तो पूरी जो इकोनॉमी है, जैसे मान लो मैंने कहा हमारा देश है, तो हर एक फैमिली को जब ऐड करते जाओगे तभी तो हमारा पूरा कंट्री फॉर्म हो रहा है, तभी तो हमारा पूरा देश फॉर्म हुआ। ठीक है ना, मतलब एक एक परिवार मिल करके क्या कर रहे हैं, हमारे देश का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, जब एक एक परिवार के बारे में अध्ययन करोगे, एक एक वस्तु की कीमतों के बारे में अध्ययन करोगे और हर सेक्टर में जाके ये पता करो क्या इनकम है, क्या वेजेस हैं, ठीक है ना, कैसे वो लोग खर्च कर रहे हैं, तो हम इंटायर इकोनॉमी का अध्ययन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे सपोज करो जनगणना होती है, हर एक परिवार में जा जा करके जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर पता चलता है कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि अगर हमें पूरी इकोनॉमी का अध्ययन करना है, इंटायर इकोनॉमी का हम अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि एक एक परिवार का जो कंजम्पशन है, उसकी इनकम है, उसका फर्क किस पे पड़ता है, उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, हमारे पूरी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। सपोज करो, ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कल को हमारे पड़ोसी देश में, मान लो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उनके बीच में युद्ध हो गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव तो हमारे देश में भी पड़ेगा। ठीक है ना, तो हर एक सेक्टर में जो अलग अलग परिवार हैं, जो पूरे परिवार मिल करके हमारे देश को बना रहे हैं, तो जब हम उनकी समस्याओं का अध्ययन करेंगे, उनके बिहेवियर को समझेंगे, तो हमें पूरी इंटायर इकोनॉमी के बिहेवियर के बारे में पता लगाना आसान होगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द इंटायर इकोनॉमी, जब एक एक परिवार, एक एक फर्म, हर एक वस्तु की कीमत, हर सभी क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी आय क्या है, उनका इनकम क्या है, अगर हमें ये पता होता है तो हम पूरी इंटायर इकोनॉमी के बिहेवियर को पता कर सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल सा मतलब पहला ये हो गया। सेकंड देखो क्या है, हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब हमें यहाँ पे रिलेट करना है। ठीक है ना, सपोज करो कि हमें पूरी इकोनॉमी का बिहेवियर पता चल गया है। ठीक है, हमें पूरी इकोनॉमी का बिहेवियर पता चल गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉर्म कर सकती है। देखो, अब हमने पूरे देश की समस्या का अध्ययन कर लिया, हमें पता कि हाँ ये प्रॉब्लम है, अब हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती कि नहीं बना सकती, हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे सपोज करो कि कोई रिपोर्ट आई, सबको पता चला कि अरे यार, जो 18 से 25 साल के युवा लोग हैं वो बेरोजगार हैं, तो सरकार ने एक सीधा साधारण पॉलिसी बना दिया, है ना, अर्न एंड लर्न करके, सीखो और कमाओ योजना चालू कर दी है। ठीक है, इसी तरीके 10-10 हजार 50-50 हजार का लोन देने लगे कि भाई लोन लेके काम करना चालू कर दो, फिर चुकाते रहना आराम से। तो सरकार ने क्या किया, पहले तो पूरे बिहेवियर के बारे में स्टडी किया, तो उन्हें क्या पता चला कि अरे यार, हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ये प्रॉब्लम उनको पता चल गई। तो उन्होंने क्या किया, इसी डेटा की मदद से कुछ फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई, मतलब कि कुछ आर्थिक नीतियां बना दी, जिसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। तो दूसरा इंपॉर्टेंस इसका क्या हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का,
कि सरकार को कुछ नीतियां बनानी है, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी होती हैं, उन्हें बनाने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। थर्ड देखो क्या है, हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। अब जैसे सेकंड वाला इंपॉर्टेंस था, उसी तरीके से थर्ड वाला है। जब इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में पता चल गया, तो अब हम कुछ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स भी फॉर्म कर सकते हैं, यानी कुछ अर्थव्यवस्था संबंधित सिद्धांत होते हैं, उन्हें भी हम फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। ठीक है, इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, ये एक नियम है, इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं, आगे के चैप्टर में आपको ये मिलेगा। ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लो हमने कहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी क्या लॉ है, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये कुछ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से मान लो मैंने कहा कि हमारे अर्थव्यवस्था में लोग सेविंग्स क्यों करते हैं, बचत क्यों कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें हमें पता करनी है, तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प लेना पड़ता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के हेल्प से ही हम कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं, कुछ सिद्धांतों का हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है। तो कुछ सिद्धांत क्या हो गया, जैसे मान लो इक्यू मार्जिन यूटिलिटी हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी हो गया। ठीक है। इसी प्रकार सेविंग्स हो गया। और अगर मान लो कहना है कंजम्पशन, ठीक है, उपभोग, कि लोग पैसे कैसे खर्च कर रहे हैं, कंजम्पशन संबंधित कुछ नियम हो गए। उन सबको भी जब बनाना होता तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की ही हेल्प लेनी पड़ती। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस ये हेडिंग हो जाएगी कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स बनते हैं, और इन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का नाम लिख दोगे, इक्यू मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, सेविंग्स हो गया, और कंजम्पशन। ये होते क्या है आगे के चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे अभी क्या है, नाम जानना जरूरी है। ठीक है। तो ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंस हो गया कि कुछ हमें क्या करने होते, प्रिंसिपल्स बनाने हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या करना होता है, हेल्प लेनी होगी। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, फोर्थ क्या है। ये तीनों अगर देखोगे इंपॉर्टेंस जो है, ये हमने लार्ज लेवल पे देखे, हमने बड़े लेवल पे देखा कि पूरी अर्थव्यवस्था का बिहेवियर क्या है वो पता कर सकते हो, सरकार कैसे पॉलिसीज बनाएगी वो पता कर सकते हो, और कुछ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स बनेंगे वो पता कर सकते हो। अब चौथा इंपॉर्टेंस देखो यहाँ पे क्या है, हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। इंडिविजुअल यूनिट का मतलब क्या हुआ, व्यक्तिगत इकाइयां। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी मतलब क्या हो गया, जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, काम करने की उनकी दक्षता जो है, उसमें वो अपनी एफिशिएंसी, कुशलता को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि मैं एक फर्म का अध्ययन कर रहा हूँ, सिर्फ एक फर्म का अध्ययन कर रहा हूँ, ठीक है ना, इंडिविजुअल यूनिट हो गई फर्म। तो मुझे पता चला कि इसमें कुछ समस्याएं हैं। जब मैंने इस फर्म का अध्ययन किया, तो मुझे ये पता चला कि इस फर्म में यहाँ यहाँ पे ये कमियां हैं। तो मैं उन कमियों को दूर करके, ठीक है ना, जो ड्रॉबैक्स आ रहे थे, उन कमियों को दूर करके मैं अपने फर्म की एफिशिएंसी क्या कर सकता हूँ, इंक्रीज कर सकता हूँ। जो कुशलता होगी हमारे फर्म की, जैसे मान लो प्रोडक्शन हम ज्यादा नहीं कर पा रहे, उत्पादन में हमें कमी देखने को मिली, तो मुझे पता तो चल गया कि हाँ यहाँ पे समस्या आ रही है, उत्पादन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो मैं उस कमी को दूर करके अपने फर्म की एफिशिएंसी क्या कर लूंगा, इंक्रीज कर लूंगा। मतलब जो अभी कमी आ रही थी उसको दूर करूंगा, तब मेरा काम प्रॉपर तरीके से चलने लगेगा। ठीक है ना। ये हमारे चार इंपॉर्टेंस हो गए, तीन ऊपर के जो इंपॉर्टेंस थे वो लार्ज लेवल पे थे, और आखिरी जो चौथा इंपॉर्टेंस था वो इंडिविजुअल लेवल पे था। वैसे मान लो हम ही ने कहा कि मैं 10,000 कमा रहा हूँ महीने का, उसमें भी पूरी बचत नहीं हो पा रही, कुछ बचा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि कहाँ पे मैं ज्यादा खर्च कर रहा हूँ। तो मैं इंडिविजुअल लेवल पे देख रहा हूँ ना, इंडिविजुअल यूनिट पे, व्यक्तिगत स्तर पे देख रहा हूँ। फिर मुझे पता चलेगा कि अरे यार यहाँ पे तो मैं अननेसेसरी खर्च कर रहा हूँ, तो मैं उस खर्च को रोकूंगा जिससे मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैं कुछ पैसे सेव कर पाऊंगा, ठीक है ना, मेरी सेविंग्स फिर बढ़ जाएंगी। ठीक है। तो ये चीज है। तो ये चार इंपॉर्टेंस हो गए, यहाँ से डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 नंबर में भी, 3 नंबर और 4 नंबर, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन उठा करके आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंस हो गए। नाउ लेट्स सी लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसकी सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस कहो या फिर डिसएडवांटेज कह सकते हो, ड्रॉबैक्स भी कह सकते हो। ठीक है ना। लिमिटेशंस क्या हुई, पहला देखो, यहाँ पे भी हमें रिलेट करना है, मतलब कि रट्टा नहीं मानना, रिलेट करोगे तो चीजें बन जाएंगी। पहला है बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशन। अनरियलिस्टिक का मतलब क्या हुआ, अवास्तविक,
ठीक है, अवास्तविक। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ अजम्पशन मानी जाती। अब जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई थी तो मैंने कहा था कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट मान लिया जाता है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट मान लिया जाता है। इसकी पहली लिमिटेशन ये हो गई कि ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन को मान के चलता है। मतलब कि कुछ अवास्तविक मान्यताएं होती हैं उनको मान करके चलता है, अज्यूम कर लेता है, मान लेता है कि हाँ ऐसा होता हो। तो पिछले लेक्चर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बताया था कि यहाँ पे ये माना जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है हमारी अर्थव्यवस्था में, जबकि ऐसा है नहीं। सपोज करो अपने ही देश का एग्जांपल ले लो, क्या हर परिवार में हर एक व्यक्ति थोड़ी एम्प्लॉयड है? जैसे मान लो मैंने कहा किसी का 5 लोग का परिवार है, मम्मी पापा हैं, 2 भाई हो गए, एक बहन हो गई, 5 लोग का परिवार। तो उन 5 लोगों में हो सकता है एक ही 2 लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है ना, 3 लोग तो अनएम्प्लॉयड है ना, 3 लोग के तो पास रोजगार नहीं है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि देश के सभी लोगों के पास रोजगार है। और अगर ऐसा हो जाए देश काफी आगे बढ़ जाएगा, पर ऐसा तो है नहीं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन एग्जिस्ट करती है, ये मान के चलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले तो इसकी अजम्पशन लिमिटेशन यही हो गई कि फुल एम्प्लॉयमेंट कभी भी किसी भी अर्थव्यवस्था में, कोई भी डेवलप्ड कंट्री है या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री है, कहीं भी ये देखने को नहीं मिलता। फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है, $1 ट्रिलियन में है, वहां भी अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार देखने को नहीं मिलता, सिंपल से। तो पहला assumption ये हो गया, पहली लिमिटेशन। अब आगे देखो, स्टडी ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज नॉट पॉसिबल। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको आप माइक्रो लेवल पे, यानी छोटे स्तर पे आप अध्ययन नहीं कर सकते हो। माइक्रो लेवल पे स्टडी कर पाना संभव नहीं होता है। अब वो समस्याएं क्या हो सकती हैं? जैसे मान लो हमने कहा नेशनल इनकम या फिर नेशनल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो मैं कहता हूँ टैरिफ, टैरिफ जो सरकार लगाती है। ठीक है ना, टैरिफ पॉलिसी सुना है आप लोगों ने? टैरिफ पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जो टैक्स लगाया जा रहा है, जैसे मान लो बाहर से कोई चीज आ रही है, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर सरकार बहुत ज्यादा टैरिफ लगाती है। तो नेशनल इनकम हो गई, राष्ट्रीय आय हो गया। नेशनल एम्प्लॉयमेंट हो गया, यानी देश के स्तर पे रोजगार कैसा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सरकार कैसी टैरिफ लगा रही है, मतलब जो हम चीजें बाहर से मंगा रहे हैं, आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस पे सरकार कैसे टैक्स लगा रही है, वो हम पूरे बड़े स्तर पे स्टडी करते हैं, मैक्रो लेवल पे, बड़े स्तर पे स्टडी करते हैं। तो जो बड़े स्तर पे स्टडी करने वाली प्रॉब्लम्स हैं या फिर समस्याएं हैं, उनका हम अध्ययन छोटे लेवल पे कैसे कर पाएंगे? ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा कि हमें कुछ समस्याएं ऐसी जो सिर्फ और सिर्फ बड़े लेवल पे ही सॉल्व हो सकती हैं। सपोज करो ऐसे समझो किसी बंदे को 1 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक है, अब उसको अगर मैं 100 रुपए देता हूँ तो क्या इस 100 रुपए से उसकी समस्या थोड़ी सॉल्व हो जाएगी? क्योंकि हमें बड़े लेवल पे इन समस्याओं का अध्ययन करना है। हमें तो 1 लाख की जरूरत है, पर कोई हमें 100 रुपए देगा तो उससे थोड़ी समस्या समाधान हो पाएगा। तो क्या कहते हैं, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है। अब इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम तो यही होगी ना कि भाई नेशनल इनकम नहीं बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ रही है, जीडीपी नहीं बढ़ रही है। ठीक है, जीडीपी नहीं बढ़ रही है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट नहीं अच्छा हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इन समस्याओं का अध्ययन माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेकंड ये प्रॉब्लम होगी, इसकी ये लिमिटेशन होगी। अब थर्ड में देखो क्या कह रहा है। तो थर्ड में कहता है नॉट प्रेजेंटिंग द करेक्ट पिक्चर ऑफ वर्किंग ऑफ द इंटायर इकोनॉमी। ठीक है, नॉट प्रेजेंटिंग द करेक्ट पिक्चर ऑफ द वर्किंग ऑफ द इंटायर इकोनॉमी, कि पूरी अर्थव्यवस्था काम कैसे करती है उसका सही सही हमें पिक्चर नहीं देता, सही सही हमें जानकारी पता नहीं चल पाती। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो पहला तो अनरियलिस्टिक अजम्पशन पर आधारित है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है ऐसी कंडीशन मान लिया इसने। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं, उनका तो अध्ययन हम माइक्रो लेवल पे कर नहीं पाते। तो जब उन समस्याओं का आप अध्ययन ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, माइक्रो लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का आप अध्ययन नहीं कर पा रहे हो, इकोनॉमी में क्या समस्याएं चल रही हैं उसका सही सही दृश्य परिदृश्य आप कैसे बता दोगे हमें, उसकी सही जानकारी आप हमें कैसे दे पाओगे? तो करेक्ट पिक्चर ये प्रेजेंट नहीं करता। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो हमने कहा
कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम एक इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन करते हैं, एक परिवार के बारे में, किसी एक वस्तु की कीमत है, प्राइस है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो क्या हमने अगर एक परिवार की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जरूरी थोड़ी है कि पूरे देश की प्रॉब्लम वही हो, ठीक है ना? जैसे मान लो हमने कहा कि अनियन का जो प्राइस है, वो मान लो एक पर्टिकुलर टाइम पे इंक्रीज होता है। ऐसा थोड़ी है कि जितनी और बाकी सारी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, खाने वाली जो भी चीजें हैं, उन सभी की कीमत भी उसी टाइम पे बढ़ती होगी। ऐसा तो नहीं होता है। तो आप माइक्रो लेवल पे ये देख रहे हो कि एक निश्चित समय में प्याज की कीमत बढ़ रही है। जरूरी थोड़ी है कि पूरे देश में जो वस्तुएं हैं उन सब की कीमत भी उसी टाइम पे बढ़ रही है। ठीक है? इसीलिए करेक्ट पिक्चर नहीं बता पाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था काम कैसे कर रही है, उसका समाधान नहीं हो पाता। इसको ऐसे समझो, अगर मान लो आपको फीवर है, ठीक है? आपको फीवर है, तो क्या पूरे देश को मैं फीवर की गोली दे दूं? एक बंदे को बुखार है तो पूरे देश को तो बुखार हो नहीं सकता। और पूरे देश को इलाज अगर कराना भी है, तो क्या बुखार की दवाई सबको दे दूंगा तो ठीक हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। कैंसर वाला थोड़ी ठीक हो जाएगा। किसी का एक्सीडेंट हो गया, बुखार की गोली दूंगा, क्या होगा? मर जाएगा। ठीक है? करेक्ट पिक्चर ये प्रेजेंट नहीं कर पाता है। फोर्थ देखो क्या है। कंक्लूजन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस आर नॉट अप्लीकेबल ऑन द इंटायर इकोनॉमी। सिंपल सा मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो निष्कर्ष निकला है, कंक्लूजन निकला है, उसको आप पूरी अर्थव्यवस्था पे, पूरे इंटायर इकोनॉमी पे लागू नहीं कर सकते, पूरे देश पे आप उसको लागू नहीं कर सकते। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? देखो यार, पहले तो अनरियलिस्टिक अजम्पशन मान के चलता है, फिर कुछ प्रॉब्लम है उनका अध्ययन कर नहीं पाता है, पूरी इकोनॉमी का सही सही परिदृश्य हमें बता नहीं पाता, क्या कंडीशन है इकोनॉमी को वो भी नहीं बता पाता। इसका जो कंक्लूजन निकलेगा, इसका जो निष्कर्ष निकलेगा, उसको आप पूरे लेवल पे कैसे अप्लाई कर सकते हो, पूरे देश के स्तर पे कैसे अप्लाई कर सकते हो? जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं व्यक्तिगत स्तर पे ये महसूस कर रहा हूँ, व्यक्तिगत स्तर पे, ठीक है ना, कि रोजगार बढ़ाया जाना चाहिए। तो क्या मेरे बस सोचने से, मेरे जो व्यूज हैं, क्या उसको आप पूरी इकोनॉमी पे लागू कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है ना? कोई एक बंदे का व्यूज है, उसको तो पूरी इकोनॉमी पे आप लागू नहीं कर सकते। तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमी जो कंक्लूजन होता है, जो निष्कर्ष निकलता है, वो पूरी अर्थव्यवस्था पे लागू कर पाना संभव नहीं होता है। ठीक है? तो यहीं पे ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का देखो, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग बता दिया है, ठीक है? और साथ ही साथ हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ली है। इस लेक्चर में मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस बताया, और साथ ही साथ इसकी क्या लिमिटेशन है मैंने आपको वो भी बता दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है ना? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है? तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको चीज़ समझ में आए, चैनल को सब्सक्राइब करो। और जितने भी आपके दोस्त हैं, ठीक है ना, जो भी क्लास 12th में है या फिर 11th में भी हैं, उनको भी शेयर करो, है ना? चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से, फिर आर्ट बैकग्राउंड से, उनके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और एक बार फिर बता दूं, 1 अप्रैल से बैच चालू हो रहा है, ऑफलाइन बैच। ठीक है ना? इसमें आपको इको और बीएसटी पढ़ाई जाएगी, साथ में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, जिसकी फीस होगी 4500। पूरा कोर्स सब कुछ नोट्स मिला करके 4500। ठीक है? अप्रैल से ही बैच चालू हो जाएंगे और जनवरी तक चलते हैं। ठीक है? 31 जनवरी तक ये बैच चलते हैं। ठीक है? तब लगा लो, 9 मंथ है, 500 रुपीज़ फीस है, पर मंथ लगा सकते हो आप लोग। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया, चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, कमेंट करके ही बताओ कि अगला लेक्चर किस पे चाहिए। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा तो टॉपिक वाइज ही। ठीक है? चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।